गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पदार्थ और उनके गुण के बारे में पढ़ चुके हैं। लगभग ये जो चैप्टर है अपना आज कंप्लीट होने वाला है। आप लोगों ने इसको देखा होगा, कुछ समझ में भी आया। प्रयास कीजिए, बार बार देखिए ताकि आप लोग इसको इजीली समझ पाए। आज हमारे पास क्या है कि एक अंतिम टॉपिक के रूप में है वाष्पीकरण। आज हमारा अंतिम लेसन जो है वो है वाष्पीकरण, उसकी निर्भरता और इससे संबंधित जो है वो अनुप्रयोग जो है उनकी चर्चा हम करेंगे। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि जल जो होता है, जल को हम जब क्या कर देते हैं, खुला छोड़ देते हैं, है ना। तो खुला छोड़ने पर क्या होता है, खुला छोड़ने पर जल जो है वो सूर्य के प्रकाश गिरने से गर्म होकर के और वाष्पित होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही हमने देखा है कि घरों में जब हम कपड़े सुखाते हैं, है ना, तो कपड़ों को जब फैलाकर सुखाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में आपने देखा होगा कि कपड़े जो है वो थोड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो इन दोनों के पीछे ही क्या है, वाष्पीकरण की क्रिया होती है। तो हम वाष्पीकरण को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि वाष्पीकरण जो है वो क्या है। देखिए, वाष्पीकरण के बारे में अपन पढ़ते हैं। वाष्पीकरण कहाँ से होता है, तो एक तो ये ध्यान रखना है कि वाष्पीकरण कहाँ होने वाली क्रिया है। तो वाष्पीकरण जो है, वाष्पीकरण सतह पर होने वाली क्रिया है। कैसी होने वाली क्रिया है, सतह पर होने वाली क्रिया, सतह पर होने वाली क्रिया है। वाष्पीकरण क्या है, तो वाष्पीकरण जो है वो सतह पर होने वाली क्रिया है। सामान्यतया हमने देखा है कि जो ठोस है, द्रव है और गैस है, इनके अंदर जो है वो तापमान जो है उसके हिसाब से आपस में अंतर परिवर्तन जो है वो हम देखते रहते हैं। कारण क्या है, ये अंतर परिवर्तन क्यों होता है, क्योंकि जब हमने पढ़ा था कि ताप या दाब देकर के हम क्या करते हैं, इसके जो कण होते हैं, इन कणों की जो गतिज ऊर्जा है उसके अंदर क्या हो जाता है, ऊष्मा पाकर के या दाब के द्वारा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। फलस्वरूप जो होते हैं वो अवस्थाएं आपस में बदल जाती हैं। तो वाष्पीकरण क्या है, सतह पर होने वाली एक क्रिया है। ठोस का द्रव्य में, द्रव्य का गैस में, या वापस इनके अंदर अंतर परिवर्तन जो होता है वो एक निश्चित तापमान पर होता है। हमने उसको गलनांक के रूप में, क्वथनांक के रूप में, इनके रूप में पढ़ा है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि द्रव अवस्था। तो देखो, द्रव अवस्था के अंदर क्या होता है कि कोई भी पदार्थ जो है वो द्रव से और गैस अवस्था के अंदर जब आता है तो क्या होता है कि उसका एक निश्चित ताप होता है जिसको अपन बोलते हैं क्वथनांक। तो क्वथनांक के ऊपर क्या होता है कि कोई पदार्थ जो होता है उबलने लगता है, उसके पश्चात यदि आप उसको कोई ताप देंगे तो क्या होगा, वो दिया गया ताप या ऊर्जा जो होती है वो द्रव्य को गैस में बदल देती है। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं कि वाष्पीकरण क्या है, सतह पर होने वाली एक क्रिया है जिसमें द्रव्य जो होता है वो गैस में बदलता है, लेकिन ये क्रिया क्वथनांक पर न होकर क्वथनांक के नीचे के ताप पर होती है। तो इसका मतलब ताप पर होती है। तो वाष्पीकरण क्या है, सतह पर होने वाली, वाष्पीकरण क्या है, सतह पर होने वाली वह क्रिया जो क्वथनांक के नीचे के ताप पर होती है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण किसे कहते हैं, या वाष्पीकरण क्या है कि द्रव्य जो होता है वो गैस अवस्था में बदलता है, लेकिन वो क्वथनांक के नीचे के ताप पर होता है। अर्थात सतह पर होने वाली एक ऐसी क्रिया जो क्वथनांक के नीचे के ताप पर होती है, इस क्रिया को अपन बोलते हैं वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के दौरान क्या होता है, तो देखिए हमने बात कर ली कि जब पदार्थ जो है उनको ताप दिया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा जो होती है वो बढ़ जाती है। इसी के कारण से क्या होता है कि अवस्था जो है वो बदल जाती है। तो यहाँ पर द्रव्य जो है वो ऊर्जा प्राप्त करके क्या होते हैं, गैस अवस्था के अंदर आ जाते हैं। ये आसपास के जो कण होते हैं उनसे ऊर्जा ले लेते हैं और ऊर्जा लेने के पश्चात इनका जो आकर्षण बल होता है वो कम हो जाता है और फलस्वरूप
जो कुछ कण है वो द्रव्य से गैस अवस्था में आ जाते हैं। अब बात करते हैं, देखिए अपन कि वाष्पीकरण किस पर निर्भर करता है। तो उसकी निर्भरता की बात करें तो सबसे पहला कारण जो आता है वो है सतह या सतह का क्षेत्रफल। सतह का क्षेत्रफल या सतही क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल। देखिए ये क्रिया सतह पर जो है वो अधिक निर्भर करती है। तो हम कह सकते हैं कि सतह का क्षेत्रफल जो है वो अधिक होगा, सतह का क्षेत्रफल अधिक होगा तो वाष्पीकरण भी क्या होगा, अधिक। और यदि सतह का क्षेत्रफल क्या है, कम है, तो वाष्पीकरण भी कैसा होगा, कम होगा। इसका मतलब यहाँ वाष्पीकरण जो है वो सतह के क्षेत्रफल के सीधा समानुपाती है। दूसरा जो आता है वो होता है तापमान। देखिए तापमान सीधा सा या सीधे सीधे जो है वो इस क्रिया को प्रभावित करेगा। यदि तापमान जो है वो अधिक होगा, तापमान क्या है, अधिक है, ऐसी स्थिति के अंदर वाष्पीकरण भी कैसा होगा, वाष्पीकरण भी या वाष्पीकरण की क्रिया भी क्या होगी, अधिक होगी। और यदि तापमान कम है तो ऐसी स्थिति के अंदर वाष्पीकरण भी क्या होगा, कम होगा। तीसरी है आर्द्रता। देखिए आर्द्रता का मतलब है कि हवा जो है उसके अंदर जल की मात्रा कितनी है वातावरण के अंदर। तो यहाँ जो आपकी वाष्पीकरण की क्रिया है वो भी आर्द्रता पर सीधे निर्भर करेगी, क्योंकि हवा शुष्क होगी तो ऐसी स्थिति के अंदर वाष्पीकरण ज्यादा होता है, और हवा में नमी है अर्थात आर्द्रता है, ऐसी स्थिति में क्या होगा, आर्द्रता अधिक है तो वाष्पीकरण कैसा होगा, यहाँ पर कम होगा। कैसा होगा, कम। तो देखिए ऊपर वाली दोनों क्रियाएं सीधे जो है वो सतह के क्षेत्रफल और तापमान पर वाष्पीकरण निर्भर कर रहा था, लेकिन यहाँ जो है वो सीधा नहीं है ना, इसके विलोम जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है। अर्थात आर्द्रता अधिक है तो वाष्पीकरण कैसा होगा, कम, और आर्द्रता कम है ऐसी स्थिति के अंदर वाष्पीकरण की क्रिया जो है वो कैसी होगी, अधिक होगी। तो इसका मतलब यहाँ पर उल्टा है, व्युत्क्रम संबंध है, ध्यान रखना है। तो आर्द्रता जो है, आर्द्रता व्युत्क्रमानुपाती है किसके, आर्द्रता और वाष्पीकरण जो है वो एक दूसरे के कैसे हैं, व्युत्क्रमानुपाती है। तो अपन वाष्पीकरण की क्रिया को आर्द्रता का क्या लिखते हैं, व्युत्क्रमानुपाती लिखते हैं। ध्यान रखना है ये समानुपाती है क्रियाएं और ये उल्टी है, इसलिए इसको व्युत्क्रमानुपात बोलते हैं। और अपना एक जो है अंतिम कारण जो है वो है वायु की गति। क्या है, वायु की गति। देखो हवा तेज चलती है तो हम देखते हैं कि कपड़े जो है वो जल्दी सूख जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि वायु की गति जो है वो वाष्पीकरण को क्या करती है, सीधे प्रभावित करती है। तो वायु की गति जो है वो अधिक है तो हम क्या कहेंगे, वाष्पीकरण भी क्या है, अधिक है। और दूसरा वायु की गति कम है, ऐसी स्थिति में वाष्पीकरण की क्रिया भी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो यहाँ पर तीन कारण, सतह का क्षेत्रफल, तापमान और वायु की गति, ये तीनों वाष्पीकरण के क्या है, सीधे समानुपाती है। और आर्द्रता जो है वो वाष्पीकरण का क्या है, व्युत्क्रमानुपात है, मतलब उल्टा है। आर्द्रता ज्यादा है तो वाष्पीकरण कम है, आर्द्रता कम है ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है, वाष्पीकरण कम होता है। अब देखिए इसको कुछ उदाहरणों के द्वारा हम स्पष्ट करते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि घर पे जो नेल पॉलिश होती है उसको हटाने के लिए जिनका उपयोग किया जाता है वो एसीटोन, जिसको थिनर कहा जाता है ना। तो एसीटोन जो है वो एक ऐसा ही पदार्थ है ना। इस एसीटोन को जब क्या किया जाता है, नाखून पर रखा जाता है या नाखून पर क्या किया जाता है, लगाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि एसीटोन जो होता है वो गर्मी प्राप्त करके या शरीर से क्या करता है, ऊष्मा प्राप्त करके और क्या हो जाता है, वाष्पित हो जाता है। और इसी वाष्पित होने की वजह से क्या होती है, ठंडक जो है, ठंडक का अनुभव होता है। ठीक है। इसी तरह से हम देखते हैं कि अधिक गर्मी होने पर, है ना, गर्मी के अंदर हम क्या करते हैं, जल का जो है वो छिड़काव कर देते हैं। और इसी कारण इस जल का छिड़काव करने से क्या होता है कि आसपास के जो वातावरण है या मिट्टी जो होता है उससे जल जो है वो
ऊष्मा लेकर के और वाष्पित हो जाता है, तो वो स्थान जो है वो ठंडा हो जाता है। इसी तरह से गर्मी के दिनों में देखा होगा कि पेड़ों के नीचे जो है हमें ठंडक का अनुभव होता है, ठंडक का अनुभव होता है। उसका कारण भी क्या है? यही है कि पेड़ के नीचे जो वायु के कण जो होते हैं उनसे आसपास के कणों के द्वारा ऊर्जा लेकर के, और जो कण है वो जल वाष्प जो होती है वो वहां पर निकल जाती है, वाष्पीकरण की क्रिया हो जाती है। इसके कारण वहां पर भी क्या होता है? ठंडक का अनुभव होता है। और मटका जो होता है, मटके का जल जो है उसका ठंडा होना, ये भी इसी का कारण है। नहाने के बाद या स्नान जो होता है, स्नान के बाद जो है हमें ठंडक का अनुभव होता है, उसका कारण भी यही है। इसी तरह से इत्र जो होता है जिसको सेंट बोलते हैं, इसको लगाने के बाद भी हमें ठंडक महसूस होती है, क्योंकि शरीर की गर्मी पाकर के क्या होता है कि ये वाष्पित हो जाता है और इस कारण से हमें ठंडक का अनुभव होता है। तो वाष्पीकरण, उसकी निर्भरता और उसके अनुप्रयोग जो है उनको हम पढ़ते हैं। तो वाष्पीकरण एक महत्वपूर्ण क्रिया है जो प्रतिदिन हमारे आसपास होती है। इस तरह से ये पाठ का एक अंतिम बिंदु था और आपका फर्स्ट लेसन जो है वो पूरा हो जाता है। आप बार बार वीडियो को देखें ताकि आप लोगों को अच्छा अभ्यास हो जाए। हैव ए गुड डे।